नमस्कार। साहित्य तक के बुक कैफ़े के टॉप 10 पुस्तकों की श्रृंखला अभी जारी है। मैं जयप्रकाश पांडे आज उन पुस्तकों के साथ, उन पुस्तकों की चर्चा के साथ, उन पुस्तकों की सूची के साथ उपस्थित हूँ जो पुस्तकें वर्ष 2023 की सर्वाधिक लोकप्रिय पुस्तकों में शुमार होती हैं। इन पुस्तकों की या तो चर्चा हुई है बहुत ज़्यादा, या ये बिकी सबसे ज़्यादा हैं, बेस्ट सेलर रही हैं, या ये ऐसी पुस्तकें रही हैं जिन्होंने युवाओं को और समाज के एक बड़े वर्ग को आकर्षित किया। मैं लोकप्रिय श्रेणी की टॉप 10 पुस्तकों का जिक्र करूं, उससे पहले मैं एक महत्वपूर्ण पुस्तक के बारे में बता दूं कि एक ऐसी पुस्तक इस सूची में थी, इस सूची में स्थान बनाने की सबसे प्रबल दावेदार थी, लेकिन हम उसे इस सूची में नहीं रख सके। इसकी वजह यह थी कि जिसकी लिखी यह पुस्तक है वह हमारे संस्थान में वरिष्ठ पद पर काम करते हैं, साहित्य तक और साहित्य आज तक के प्रबंध संपादक हैं, और चूंकि वह इस संस्थान में काम करते हैं इसलिए व्यावसायिक तौर पर, नैतिक तौर पर यह उचित नहीं था कि हम उनकी पुस्तक का जिक्र करें। संजीव पालीवाल का एक उपन्यास आया है, ये इश्क नहीं आसा, एका ने उसको प्रकाशित किया था। वह पुस्तक बहुत चर्चा में है, उसका कथानक बहुत अलग है, लेकिन वह टॉप 10 पुस्तकों की सूची में शामिल नहीं है। हालांकि फिर भी मैं उनको बधाई दूंगा। यह भले ही नैतिक कर्म था जिसके चलते हम उनको सूची में नहीं रख सके, लेकिन वह पुस्तक इस योग्य है कि उसे इस लिस्ट में होना चाहिए था। अब टॉप 10 की जो पुस्तकें हैं मैं उनकी बात करूं। इस क्रम में जो पहली पुस्तक है वह है हाउ प्राइम मिनिस्टर्स डिसाइड। नीरजा चौधरी की यह पुस्तक है। नीरजा चौधरी ने भारत के प्रधानमंत्रियों का मानवीय दृष्टिकोण से आकलन करने की कोशिश की है। उन्होंने इस पुस्तक में भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और लाल बहादुर शास्त्री के कार्यकाल को छोड़ दिया है, लेकिन उसके बाद इंदिरा गांधी से लेकर मनमोहन सिंह तक वह आई हैं और सभी प्रधानमंत्रियों के कार्यकलाप पर एक दृष्टि डाली है और यह बताने की कोशिश की है कि जिस देश में जिस व्यक्ति के ऊपर लगभग 100 करोड़ लोगों से अधिक लोगों के भाग्य का निर्धारण लिखा हो, उनके जीवन दिशा बदलने का जिसके पास अधिकार हो, उसके ऊपर किस तरह के नैतिक, सामाजिक, मानवीय दबाव रहते हैं। भारत की राजनीति में जो बदलाव हुआ है यह पुस्तक उसके बारे में भी बताती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उन्होंने इसलिए छोड़ दिया क्योंकि उनका कार्यकाल अभी चल रहा है, इसलिए यह उचित नहीं होगा कि वह उन्हें उनके फैसलों को बतौर प्रधानमंत्री उनका आकलन करें। इस पुस्तक को अलेफ बुक कंपनी ने प्रकाशित किया है जो रूपा पब्लिकेशंस की सहयोगी कंपनी है। इस श्रृंखला की दूसरी पुस्तक है तुम्हारी औकात क्या है, पीयूष मिश्रा। पीयूष मिश्रा जो जाने माने अभिनेता, गीतकार, संगीतकार, निर्देशक, लेखक, पटकथा लेखक, बहुविधि व्याप्त उनकी है, बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं और उनकी लोकप्रियता का अपना आकलन, अपना एक स्तर है। उन्होंने इस पुस्तक में अपने जीवन में आए हुए जो भी घटनाक्रम रहे हैं, चाहे उनके जीवन के शुरुआती दिनों के स्कूल के संघर्ष रहे हों, प्रेम रहा हो, जीवन में आई हुई ऐसी लड़कियां हों जो केवल शारीरिक संबंधों के लिए उनके पर आमादा थी, या ऐसे निर्देशक रहे हों जिन्होंने उनकी योग्यता का आकलन उस रूप में नहीं किया। इसमें उनके जीवन में आए हुए स्त्री, पुरुष, निर्देशक, व्यापारी, समाज और उनका अपना अनुभव है। हालांकि उन्होंने इसे सीधे सीधे आत्मकथा नहीं कहा है, लेकिन यह एक उनका ऐसा संस्मरण है जिसके बहाने आप रंगमंच की दुनिया, फिल्मी दुनिया और मुंबई, दिल्ली, भोपाल, ग्वालियर, इन सारी जगहों को जान सकते हैं, उनके सारथी कलाकारों को भी देख सकते हैं। यह पुस्तक काफ़ी चर्चित रही। इसके प्रकाशक राजकमल प्रकाशन समूह। इस श्रृंखला की अगली पुस्तक है सिम सिम। गीत चतुर्वेदी का यह उपन्यास है। गीत चतुर्वेदी के शब्दों में झरने की रवानी है, एक अलग तरह का संगीत है। वह जब बोलते हैं तो भी बहुत मीठा होता है और लिखते हैं तो शब्द मोतियों की तरह से चुनते चले जाते हैं। सिम सिम में भी उनकी यह बात दिखती है। भारत और पाकिस्तान के
विभाजन के दौर में एक सिंधी नौजवान किस तरह से अपनी मातृभूमि और मातृभूमि के साथ साथ उसका जो पहला प्रेम है उसको छोड़कर आता है और मुंबई जब आता है अपने जीवन के संघर्षों में आगे बढ़ता है, तो किस तरह से उसके सामने प्रबंधन की दुनिया, मैनेजमेंट की दुनिया, लैंड माफिया और जिस तरह से मुंबईया जगत का विवरण इस पुस्तक में आता है। और यह पुस्तक जिस तरह से दारुण कथा कहती है, स्मृति, यथार्थ और कल्पना के फलक पर जो मार्मिक आख्यान बुनती है, वह इस पुस्तक को महत्वपूर्ण बनाता है। खास बात यह है कि इस पुस्तक के अंग्रेजी अनुवाद को पैन अमेरिका ने पैन हैम ट्रांसलेशन ग्रांट अवार्ड किया था। इस पुस्तक के प्रकाशक हैं हिंद युग्म। इस श्रृंखला की अगली पुस्तक है जिसका नाम है याद पापा। दिव्य प्रकाश दुबे नई वाली हिंदी के जो स्टार लेखक हैं, दिव्य प्रकाश ने इसमें एक ऐसे रईस एडवोकेट की बात की है जो अपने सर्वाधिक सक्षम दोस्तों के साथ, जिसमें एक बड़ा प्रशासनिक अधिकारी है, एक कॉलेज की प्रिंसिपल है, उनके साथ अपने कॉलेज के दिनों को याद करता है। करोड़ों की फीस लेता है, लेकिन अपने जीवन में इतना सफल व्यक्ति जब खुद के घटनाक्रम में अपनी बच्ची के साथ और उसके द्वंद्व के साथ फंसता है और उसकी बेटी खुद की अपने पिता को किस तरह से खलनायक मानती है और उसे अपने साथ लाने के लिए क्या कुछ करता है। प्रेम का एक अलग वितान है, दोस्ती का एक अलग दौर है। और ख़ास बात यह है कि कॉलेज की संस्कृति को हूबहू रचने में और छोटे छोटे शब्दों में सूक्तियाँ और दर्शन की तरह के वाक्य रचने में, जीवन को दिशा देने में दिव्य प्रकाश दुबे का कोई सानी नहीं है। यह पुस्तक प्रकाशित होते ही बहुत तेजी से लोकप्रिय हुई। हिंद युग में इसके प्रकाशक। इस श्रृंखला की अगली पुस्तक है महायुग उपन्यास त्रयी। रत्नेश्वर इसके रचनाकार हैं। मनुष्यता का जो संघर्ष है जीवन का और उसके विकास की जो गति है, उसमें जो वैज्ञानिक आधार हो सकते हैं, वैज्ञानिक अध्ययनों, शोध और कल्पना के मिश्रण से इस त्रयी की रचना की है रत्नेश्वर ने। हिंदी में त्रयी की परंपरा काफ़ी कम रही है। ये जो तीनों त्रयी लिखी है उन्होंने, उसमें उसकी शुरुआत वो 32,000 साल पहले से करते हैं, जब मनुष्य के होठों ने खाने और बोलने के अलावा चुंबन और शारीरिक संसर्ग का आभास किया था। उसके बाद वह आते हैं हिंद युग में प्रेम। उसके बाद जब अग्नि हो गया और स्त्री पुरुष ने एक दूसरे को समझना शुरू किया, तो हिमयुग में किस तरह से प्रेम परवान चढ़ा और किस तरह से घर की स्थापना हुई, ये इसकी बात करते हैं। और उसके बाद वह आते हैं पहला सनातन हिंदू। यह तीसरी कड़ी है इस उपन्यास की। ये तीनों उपन्यास मनुष्य की संवेदना, मनुष्य की जिज्ञासा, मनुष्य की आकांक्षा और जो सांस्कृतिक निर्माण है, सभ्यतागत जो विकास है, उसकी बात करते हैं। वो बताते हैं कि धर्म और बाकी चीज़ें उसके बाद की चीज़ें हैं। मनुष्यता और मनुष्य का प्रेम उसका मुख्य स्वर है। एक तरह से वह मानव के पूर्वजों की कहानी के बहाने वर्तमान को सृजते जाते हैं। इस पुस्तक के प्रकाशक हैं प्रभात प्रकाशन। इस कड़ी की जो अगली पुस्तक है उसका नाम है जहर खुरानी। निर्मला भुराड़िया इसकी रचनाकार हैं। निर्मला भुराड़िया को स्त्री संबंधी जो कथानक है उसे रचने में महारत हासिल है। वह पहले भी काम कर चुकी हैं और ख़ास बात यह कि स्त्रियों के व्यापार से संबंधित, उनके शारीरिक उपभोग से संबंधित जितने भी तरह के व्यापार हैं, वे उन पर एक दृष्टि डालती हैं, बारीक दृष्टि डालती हैं। लेकिन इस उपन्यास के कथानक को वह स्थानीय स्तर से उठाती हैं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाती हैं और इस बात की चिंता करती हैं कि किस तरह से धर्म, समाज, परंपरा और आधुनिकता, इन सब के सम्मिश्रण के बीच एक स्त्री जो है वह प्रश्नाकुल होती है, शोषित होती है, दमित होती है और उसकी जो इच्छाओं का गुंजलक है, उसकी जो आकांक्षाओं का
आधार है वह किस तरह से प्रभावित होता है। स्त्री के दर्द को उभारने में उनका कोई सानी नहीं है। यह पुस्तक भी बहुत लोकप्रिय हुई है, सामयिक प्रकाशन इसके प्रकाशक रहे। इस कड़ी की अगली पुस्तक है सलाम बॉम्बे वाया वर्सोवा डुंगरी। यह सारंग उपाध्याय की रचना है। सारंग उपाध्याय ने औपन्यासिक कृति को किस्सों की तरह से लिखा है। 11 अलग अलग किस्से हैं जो मुंबई के फुटपाथ पर पलने वाले या मुंबई के निम्न मध्यम वर्गीय जीवन में पलने वाले प्रेम और विश्वास की बात करते हैं। जीवन संघर्षों के बीच वह बताते हैं कि किस तरह से संघर्ष में भी प्यार पनप सकता है, फुटपाथ पर भी प्यार जिंदा रह सकता है। संवेदना के तंतु और सहारा की इच्छा देने की इच्छा जो मानवीय है, जो मानवीय मूल्यों का जो सबसे बड़ा सकारात्मक पक्ष है, वह किसी भी स्थिति में जिंदा रह सकता है। वे अपने किरदारों के जरिए बदरंग हो रही दुनिया में थोड़ा रंग भरने की कोशिश करते हैं, जो रंग प्यार का है, जिसके अंदर जिज्ञासा है, जिसके अंदर तलाश है, जिसके अंदर आकांक्षा है और अंत में प्राप्ति की एक उम्मीद है, एक संतोष है। इस पुस्तक के प्रकाशक हैं राजकमल पेपरबैग्स। इस श्रृंखला की जो अगली पुस्तक है उसका नाम है गेरबाज। न यह जिंदगी जीतने दे रही है और न मैं हारने को तैयार हूँ। भगवंत अनमोल की यह पुस्तक एक अलग फलक पर है। यह पुस्तक हकलाते हुए एक युवा की कहानी है, जिसके शादी की बात से बात शुरू होती है और किस तरह से उसके अंदर वह होनहार होते हुए भी वह अपनी एक तरह की निराशा अवसाद से ग्रस्त है, एक तरह की अनिच्छा से ग्रस्त है, एक तरह का उसके मन में एक भाव है निम्न होने का। वहाँ से यह शुरुआत होती है और किस तरह से वह ट्रेनिंग स्कूल में जाता है और वहाँ पर वह अपनी जो शिक्षिका है वह उसको न केवल आगे बढ़ाने की कोशिश करती है बल्कि उसके प्रेम में भी हो जाती है। वह यह बताने की कोशिश करते हैं कि इस तरह की कोई भी शारीरिक अक्षमता दरअसल अक्षमता नहीं होती, बहुत सारी चीज़ें बुराइयां नहीं होती, बल्कि वह व्यक्ति की विशेषता होती हैं। ऐसे लोगों को भी मनुष्य के रूप में देखे जाने की, ऐसे भी लोगों को प्रेम और स्नेह की दरकार होती है और उन्हें उसी दृष्टि से देखा जाना चाहिए। एक अनूठे फलक पर ले जाते हैं भगवंत अनमोल और इस पुस्तक को पढ़ने के दौरान पाठक अपने को निश्चित रूप से थोड़ा और मनुष्यता के करीब पाता है, थोड़ा और जो विशेष रूप से इस तरह के लोग हैं जिनको हम कहते हैं दिव्यांग। ये दिव्यांगता नहीं है, हकलाहट कोई वैसी बीमारी नहीं है, लेकिन हमारे इर्द गिर्द ऐसे हज़ारों लोग हैं जिनको हम केवल इसलिए मजाक का पात्र बनाते हैं कि वो हकला रहे हैं। तो ऐसे लोगों को बीमार से अलग समझें, यह उनका प्रयास रहा है और अनमोल इस बात में सफल रहे हैं। इस पुस्तक के प्रकाशक हैं पेंगुइन रैंडम हाउस के लिए पेंगुइन स्वदेश ने इसको प्रकाशित किया। इस कड़ी की जो अगली पुस्तक है उसका नाम है मेमराजी बजाएगी पपराजी का बैंड। जयंती रंगनाथन इसकी रचनाकार हैं। यह एक बेहद अलग स्तर पर लिखी हुई किताब है। कॉलोनी का जीवन है, वह कॉलोनी कहीं की भी हो सकती है, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, कहीं की भी। हालांकि उन्होंने मध्य प्रदेश की पृष्ठभूमि में लिखा है कि जो औद्योगिक नगरियों की जो कॉलोनियाँ होती हैं वहाँ किस तरह से भाभियाँ और आंटियाँ युवा ट्रेनिंग पर आए हुए इंजीनियरों और दूसरे उस तरह के जो कर्मचारी हैं, अधिकारी स्तर के, उन पर नज़र रखती हैं और न केवल उनसे अपना काम निकलवाती हैं बल्कि वह भी किस तरह से उनके बीच उसको भी लेकर, उस पर कब्जे को लेकर प्रतिस्पर्धा होती है। इस चक्कर में इस जो मेमराजी का जो नायक है उसका अपना प्यार छूटने लगता है। दिल्ली में रहने वाली उसकी प्रेमिका उससे छूटने की स्थिति होती है और किस तरह से वह इस स्थिति से निजात पाता है। यह कॉलोनी की स्त्रियों और युवा मन किसी भी कस्बे और किसी भी महानगर में जो मध्यवर्गीय महानगर हैं, दूसरे स्तर के महानगर हैं, भोपाल, इंदौर, कानपुर, सूरत हो सकता है, कहीं भी इस तरह के नगर की कहानी हो सकती है, जमशेदपुर हो सकता है। यह
पुस्तक यह भी बताती है कि वो महिलाएं किसी भी तरह से कुटिल नहीं हैं, बल्कि निश्चल हैं और उनके मनोरंजन के उपाय ये हैं। तो एक अलग प्रवाहमय उपन्यास है जिसको पारिवारिक, सामाजिक और मजाकिया कह सकते हैं। इसके भी प्रकाशक हिंद युग में। और इस श्रृंखला की जो अगली पुस्तक है जिसकी मैं चर्चा करूंगा, 10वीं टॉप 10 की पुस्तक। हालांकि मैं बार बार कहता हूं कि हमारा जो उद्देश्य है वो 10वीं पुस्तक भी पहली हो सकती है, पहली भी 10वीं हो सकती है। यह कोई क्रमानुगत विवरण नहीं है, क्रमवार विवरण नहीं है, कोई रैंकिंग नहीं है। लेकिन जो आखिरी पुस्तक है उसका नाम है कितरा। सुषमा गुप्ता की यह पुस्तक है। जो जिंदगी की कशिश थी यह मौत पर भी भारी थी, यहाँ से वो बात शुरू करती हैं और ऐसे प्रेमियों की बात करती हैं। सीरिया में फंसी हुई एक लड़की है जो अपने प्रेम की और वहाँ की युद्ध के भयानक वातावरण से विमुख होकर भारत आती है, लेकिन उसके सपनों में वहाँ का वही युवक है। इधर एक ऐसा युवक मिलता है जो उस शादी में आया हुआ होता है, लेकिन जिसके दोस्त युद्ध में, भारत और पाकिस्तान के युद्ध में सीमा पर खेत रहते हैं और वह उस अवसाद से निकलने के लिए पर्वत की यात्रा पर जाता है। उस लड़की को भी पता चलता है, जो सीरिया से आई हुई लड़की है, कि कोई टूर पर जा रहा है। पर्वत श्रृंखला पर दोनों जाने के लिए एक साथ उठते हैं और उस दौरान उनके बीच जो बातचीत होती है, जो प्यार पनपता है, उस लड़की को यह लगता है बार बार कि वह इन क्षेत्रों में पहले भी आई है और फिर वह वापस लौटती है। किस तरह से उनके जीवन में प्रेम घटता है लड़की और लड़के के जीवन में, किस तरह से उनके स्वप्न जिंदा होते हैं, किस तरह से जीने की जिज्ञासा जिंदा होती है, यह उपन्यास उसके बारे में बताता है। बहुत ही अच्छे ढंग से सुषमा गुप्ता ने इस बात को लिखी है। यही वजह है कि जो इस उपन्यास को लोकप्रियता मिली है। सभी लेखकों को, प्रकाशकों को, पाठकों को, अनुवादकों को बधाई। आप श्रोताओं को, दर्शकों को भी बधाई। आज इस वर्ष का यह अंतिम दिन है। कल 2024 की नई सुबह होगी। 2024 पुस्तक संस्कृति को और भी बढ़ावा देने वाला हो, आपके जीवन में ज्ञान की रोशनी और भी गहराई तक पहुँचे, आप रोशन हो, हमारा समाज शांतिपूर्ण हो, मानवता से भरा हो, शब्दों की दुनिया और भी समृद्ध हो। इसी कामना के साथ वर्ष 2024 की ढेर सारी शुभकामनाएं। साहित्य तक देखते रहें, बुक कैफ़े देखते रहें। टॉप 10 की यह श्रृंखला हालांकि नए वर्ष में भी कुछ समय तक जारी रहने वाली है। देखते रहें साहित्य तक। धन्यवाद।